दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। देखिए अपन सबसे पहले बात करेंगे जो करंट में चल रहे हैं कुछ मुद्दे, उनकी बात करते हैं। कुछ अपने पास एक आध योजनाएं भी है, जो पुरानी योजनाएं हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स में। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार की। ठीक है, इस समय नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है। 10 अक्टूबर को जो नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। तो आज बात कर रहे हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार है BLS को दिया जा रहा है। इनके साथ दो जो संगठनों को भी दिया जा रहा है। ठीक है, LSBLEATSKI है, एक है बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता है। LSBLEATSKI नाम थोड़ा ध्यान रख लेना भाई। LSBLEATSKI है इनका नाम, बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता है। इनके साथ दो जो ये संगठन है वह रूसी मानवाधिकार कार्यकर्ता समूह मेमोरियल, ये देखिए संगठन है या ट्रस्ट है मेमोरियल। ठीक है, रूसी मानवाधिकार समूह जो मेमोरियल, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ठीक है, एक यूक्रेन का संगठन है यूक्रेनियन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। ठीक है भाई, एक व्यक्ति के साथ दो संगठनों को दिया जा रहा है। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार। देखिए LSBLEATSKI ये तो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, बेलारूस के जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है। देखिए हाल ही में इन्होंने जो ये संगठन है दोनों और जो ये व्यक्ति है LSBLEATSKI, इन्होंने जो रूस और यूक्रेन का जो संकट छा रहा था जो, ठीक है, उस समय भाई रूस की जो आलोचना की थी इन संगठनों ने और LSBLEATSKI ने। ठीक है, रूस की जो आलोचना की थी यूक्रेन के पक्ष में, भाई इस प्रकार से भाई गलत है, रूस द्वारा किया जा रहा है। रूस के जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, उनकी भी आलोचना की थी। ठीक है भाई, जो LSBLEATSKI है इस मामले में भाई जेल में है वर्तमान में। ठीक है, तो रूसी मानवाधिकार समूह जो मेमोरियल को दिया गया था, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। जब सोवियत संघ के समय ही इसकी स्थापना की गई थी, जिस समय सोवियत संघ चल रहा था उस समय 1987 में जिस मेमोरियल की स्थापना की गई थी। भाई मानवाधिकार कार्य जो आवाज उठाने के लिए, ठीक है, मानव के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए, और यूक्रेन का जो संगठन है यूक्रेनियन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी मानवाधिकारों के लिए की गई थी, मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए। तो आपको सही से समझ में आ गया होगा भाई, जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, LSBLEATSKI और दो जो संगठन रूसी मानवाधिकार समूह जो मेमोरियल, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी, और यूक्रेन का संगठन है जो यूक्रेनियन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इनको जो शांति का नोबेल दिया गया, यानी घोषणा की गई है 10 अक्टूबर को, यानी ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए अपन बात करते हैं भाई भारत की तरफ से विजेता कौन रहा शांति का नोबेल पुरस्कार का अब तक का। देखिए 1979 में मदर टेरेसा को दिया गया था। ठीक है, भारत की तरफ से 1979 में मदर टेरेसा को दिया गया था, और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना भाई। और जो 2021 में दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया जोरेसा और दमित्री मुराटोव को दिया गया था। ठीक है, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को। ठीक है, संयुक्त रूप से दो को दिया गया था, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को। दिमित्री भी हो सकता है, दमित्री भी हो सकता है, आप नाम ध्यान रख लेना थोड़ा ढंग से। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था, और 1979 में भारत की तरफ से यानी सबसे पहला दिया गया था मदर टेरेसा को। यानी भारत की तरफ से सबसे पहला शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था, और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था जो शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन अरुण बाली की। देखिए अरुण बाली अभिनेता है, इनका हाल ही में निधन हुआ। ठीक है भाई, यानी एक प्रकार से शुक्रवार को इनका निधन हुआ, और आज शनिवार को इनका अंतिम संस्कार होगा। तो आपको ये कोई चीज ध्यान नहीं रखना कब इनका जो निधन हुआ था, कब इनका अंतिम संस्कार किया गया। आप अपने को इतना ध्यान रखना, अरुण बाली जो अभिनेता है, 3 इडियट्स में शायद इनकी जो भूमिका रही थी। ठीक है, 3 इडियट्स में यानी इन्होंने रोल निभाया था अपना।
तो और ये भी नहीं जान रहे ना किस फिल्म में काम किया था, बस अरुण बाली अभिनेता, इनका हाल ही में निधन हुआ है। फिर बात करते हैं विवान कपूर की। विवान कपूर जयपुर से अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वह राजस्थान से तो है ही है, राजस्थान के जयपुर से हैं, राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर। तो इस प्रकार से विवान कपूर का ध्यान रखना नाम। 36वें राष्ट्रीय गेम्स जो गुजरात में चल रहे हैं उनमें जो गोल्ड जीता इन्होंने शॉर्ट गन निशानेबाज है विवान कपूर, ठीक है। शॉर्ट गन निशानेबाज, देखिए थोड़ा खेल का नाम भी ध्यान रख लेना इनका, भाई किस खेल से संबंधित है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, राजस्थान को मेडल जीता है। राष्ट्रीय गेम्स 36 राष्ट्रीय गेम्स जो गुजरात में चल रहे हैं इसमें विवान कपूर ने गोल्ड मेडल जीता राजस्थान की तरफ से, तो ये थोड़ा नाम ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं, वैसे अपन जो 36 राष्ट्रीय गेम्स चल रहे हैं इनकी बात कर लेते पहले। पिछली क्लासेज में गुजरात में चल रहे हैं, मोदी जी ने उद्घाटन किया था। इसके बाद में अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। देखिए थोड़ी भाई 2019 में स्टार्ट की हुई योजना है, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना चाहिए 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई थी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। देखिए बेरोजगारी भत्ते से संबंधित योजना है, स्टूडेंट्स को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है उनके खर्चे के लिए। अब वो भगवान जाने खर्चा पढ़ाई में लगा रहे हैं और किस में कर रहे हैं उस खर्चा को। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना खूब अच्छे से 4,000 4,500 रुपये आ रहे। 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट की गई थी। देखिए पहले इसमें 3,000 रुपये जो यानी छात्रों को दिया जाता था और छात्राओं को 3,500 रुपये दिया जाता था, ठीक है। लड़कों को 3,000 रुपये और लड़कियों दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों को 3,500 रुपये दिए जाते थे। लेकिन 2021 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। 2021 में जो बदलाव किए गए थे 1 जनवरी 2022 से शुरू किए गए थे वो बदलाव। इसमें जो लड़कों को दिया जा रहा है 4,000 रुपये बदलाव के साथ में, और जो लड़कियों दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों को दिया जा रहा है 4,500 रुपये, 4,500 रुपये, ठीक है। तो देखिए अब इसमें जो 4,000 और 4,500 रुपये किए गए हैं, यानी जो बदलाव किए गए 1 जनवरी 2022 से 2021 में बदलाव करने की जो प्लानिंग तैयार की गई थी, लेकिन जो प्लानिंग तैयार की गई थी 1 जनवरी 2022 से यानी लागू की गई है। तो उस जो बदलाव किए गए उसके अकॉर्डिंग जो ये बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए पात्र है उनको जो सरकारी कार्यालयों में 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी, ठीक है। भाई ये सीधा से मान लो कि भाई सरकारी कार्यालय या आसपास के कुछ भी काम जो सरकारी जो ऑफिस है उनमें जाकर 4 घंटे की सेवा देनी होगी, इंटर्नशिप करना होगा, ठीक है। अब भगवान जाने कि भाई सच में कितना जो स्टूडेंट ले रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई है। पहले इसमें 3,000 रुपये लड़कों को दिया जाता था और 3,500 रुपये लड़कियों दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों को दिया जाता था। लेकिन 1 जनवरी 2022 से लड़कों को 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं और लड़कियों दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों को 4,500 रुपये दिए जा रहे हैं, तो अपने को ध्यान रखना। इसके बाद अपन बात करते हैं रूडा की, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी, ठीक है। रूरल नॉन फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण एजेंसी, ठीक है। इसकी स्थापना नवंबर 1995 में की गई। देखिए डायरेक्ट सन पूछा जाता है, भाई जो 3-4 ये दे देंगे संस्थान दे देंगे, इनके काल कर्मानुसार पूछ लेंगे भाई किसको पहले किया गया था, किसकी स्थापना पहले की गई, इस प्रकार से पूछ लेंगे, या डायरेक्ट पूछ लेंगे भाई रूडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए नवंबर 1995 में इसकी स्थापना की गई थी रूडा की। देखिए जो रूडा है जो मुख्यतः चमड़ा ऊन कपड़ा वो लघु खनिजों पर कार्य करता है। जो ये संस्था है जो चमड़ा ऊन कपड़ा व लघु खनिजों पर कार्य करता है, जो संस्था है इसका उद्देश्य है राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देना, ठीक है। भाई इसका जो उद्देश्य है राज्य के अंदर राज्य में गैर कृषि के क्षेत्रों को बढ़ावा देना। भाई जो भी लोग हैं वो ओनली कृषि पर ही निर्भर नहीं रहे, और भी कुछ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो चमड़ा ऊन जो इनसे संबंधित जो भी बिजनेस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, चमड़ा ऊन कपड़ा व लघु खनिजों पर कार्य करती है। देखिए इसका उद्देश्य में बताया गया आपको राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य। रूडा को थोड़ा ध्यान से देख लेना भाई, पूछा जाता है एग्जाम्स में। फिर इसके बाद में बात करते हैं मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। देखिए मेवात में 2 जिले आ रहे हैं, इसमें नाम भी लिखा हुआ अलवर और भरतपुर। मेवात क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक है, सर्वांगीण विकास के लिए, एक प्रकार से सभी प्रकार का जो विकास जो मूलभूत आवश्यकताओं वाला जो विकास होता है उसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा 1986-87 में शुरू किया गया था, ठीक है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया था, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
अलवर भरतपुर के सर्वांगीण विकास के लिए यानी मूलभूत आवश्यकताओं वाले विकास के लिए भाई 1986-87 में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, मेवात क्षेत्र विकास यानी अपन नाम भी नाम के अकॉर्डिंग भी ध्यान रख सकते हैं। मेवात में अलवर और भरतपुर आते हैं भाई, ये अपने को दो चीजें पता चल गई है। तो एक तो स्थापना कब हुई थी इसकी, इसका भाई क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, मेवात क्षेत्र को अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन राजसी को। देखिए ये भी एक संस्था है, राजसी को राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। ठीक है, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। देखिए इसकी स्थापना की गई 3 जून 1961 को। ठीक है, राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को की गई है। राज्य में समृद्ध हस्तशिल्प उत्थान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, राज्य में समृद्ध हस्तशिल्प उत्थान को बढ़ावा देना है राजसिको का उद्देश्य। वर्तमान में आयात निर्यात सेवाएं केवल जयपुर और जोधपुर से दी जा रही है जो सेवाएं, पहले भीलवाड़ा भी था भाई। ठीक है, भीलवाड़ा जयपुर और जोधपुर से दी जा रही थी पहले, लेकिन वर्तमान में जयपुर और जोधपुर से जो आयात निर्यात की सेवाएं दी जा रही है। जयपुर के जो सांगन एयरपोर्ट पर जो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वहां से इसकी सेवाएं दी जा रही है राजसिको द्वारा। ठीक है, सांगानेर के जो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन राजसिको राजस्थान के शिल्पकारों की वस्तुओं को जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में राजस्थलीय विक्रय केंद्रों के माध्यम से विपणन करता है। ठीक है, वह बिक्री करता है एक प्रकार से, या ठीक है व्यापार करता है इनका। वह राजसिको राजस्थान के शिल्पकारों की जो वस्तुएं होती है, जो शिल्पकार जो जिन वस्तुओं को तैयार करते हैं उन वस्तुओं को राजसिको जो ये संस्था है ये जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में जो राजस्थली के जो विक्रय केंद्र तैयार किए गए हैं, ठीक है, उनके माध्यम से विपणन करता है। थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, ये चारों जगह जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता ये पूछे जा सकते हैं। राजसिको द्वारा किन केंद्रों से यानी राजस्थान के शिल्पकारों की वस्तुओं का विपणन किया जाता है। ठीक है, तो जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता के द्वारा किया जाता है इनका विपणन। तो अपन यहाँ तक बात किए, कुछ तो भाई लेटेस्ट करंट के जो मामले हैं, जो लेटेस्ट करंट के फैक्ट है, और कुछ योजना है और कुछ भाई संस्थाएं हैं, इनकी अपन बात की है। सबसे पहले बात की थी शांति का नोबेल पुरस्कार की, LSB और 2 संगठनों रूसी मानवाधिकार समूह मेमोरियल को और यूक्रेन का संगठन यूक्रेनियन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। यानी घोषणा की गई है 10 अक्टूबर को दिए जाएंगे जो नोबेल पुरस्कार। स्थापना जो ये रूसी मानवाधिकार समूह जो मेमोरियल है, इसका स्थापना हुई थी 1987 में। यूक्रेन का जो संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। जो LSB है बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता है। अरुण बाली की बात हुई थी अपनी अभी, अरुण बाली अभिनेता है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। विवान कपूर की बात हुई है, जयपुर के खिलाड़ी है, राजस्थान के खिलाड़ी है, 36वें राष्ट्रीय गेम्स गुजरात में गोल्ड मेडल जीता शॉटगन निशानेबाजी में। ठीक है, खेल का नाम ध्यान रख लेना भाई, थोड़ा किस खेल से संबंधित है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, और गोल्ड मेडल जीता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की बात की थी, 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई थी। इसमें पहले जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था 3000 रुपये लड़कों को दिया जा रहा था, 3500 रुपये यानी 3500 रुपये लड़कियों, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों को दिया जा रहा था। ठीक है, इसमें 1 जनवरी 2022 को कुछ बदलाव किए गए थे भाई, 2021 की प्लानिंग के अकॉर्डिंग बदलाव किए गए थे, लेकिन 1 जनवरी 2022 से शुरू किए गए थे। वो 4000 रुपये लड़कों को दिए जा रहे हैं तब से, और 4500 रुपये या 4500 रुपये भाई लड़कियों, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों को दिए जा रहे हैं। ठीक है, 4 घंटे की सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। जो बेरोजगारी भत्ता लेने लायक जो स्टूडेंट है उनको 2 साल के लिए दिया जाता है भाई। जैसे आज से स्टार्ट होगा तो 2 साल तक, अगले 2 साल तक ये बेरोजगारी भत्ता ले सकते हैं। ठीक है, यानी 24 महीने बेरोजगारी भत्ता ले सकते हैं। इसमें कुछ एज की भी जो निर्धारित की गई है कितनी एज तक, और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए भी। ठीक है, तो इसके बाद में बात करते हैं अपन ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण की बात करते हैं, रूडा की। इसकी स्थापना नवंबर 1995 में हुई है। मुख्यतः चमड़ा, ऊन, कपड़ा व लघु खनिजों पर कार्य करती है जो ये रूडा संस्था है। जो उद्देश्य इसका राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात कहते हैं। मेवात क्षेत्र जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र आता है, मेवात क्षेत्र में इसके सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 1986-87 में शुरुआत की गई थी जो कार्यक्रम की, मेवात क्षेत्र की विकास कार्यक्रम की। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं राजसिको की। देखिए
राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, की स्थापना 3 जून 1961 को की गई थी। राज्य में समृद्ध हस्तशिल्प उत्थान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में आयात निर्यात सेवाएं केवल जयपुर और जोधपुर से की जा रही है। फिर बात कहते हैं राजस्थान के शिल्पकारों की वस्तुओं को जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में राजस्थली के विक्रय केंद्रों के माध्यम से विपणन करता है। ठीक है, करता है, आपको दिख रहा नहीं होगा, तो विक्रय केंद्रों के माध्यम से विपणन करता है ये। ठीक है, अब जो पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था मैं उनके बात आंसर बता देता हूँ और जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान हाल ही में किसे दिया गया है। देखिए, वर्तमान में अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा के सीपी जोशी को दिया गया है। ठीक है, ठीक है, सीपी जोशी को दिया गया है। चंद्र प्रकाश जोशी इनका पूरा नाम। नाथद्वारा इनका जो विधानसभा क्षेत्र है, नाथद्वारा से चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेक द्वारा जो 150 भू विरासतों की सूची तैयार की गई थी। ठीक है, मिसरौली में स्थित जो स्तंभाकार जो बेसाल्टिक चट्टानें थी उनको, ठीक है, भू विरासत सूची में शामिल किया गया। जो मिसरौली में बेसाल्टिक स्तंभाकार जो चट्टानें थी इंटेक द्वारा शामिल किया गया था भू विरासतों की सूची में। तो क्वेश्चन अपना यह था कि मिसरौली किस जिले में स्थित है। ठीक है, मिसरौली जो झालावाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, इंटेक द्वारा मिसरौली में स्थित स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानों को भू विरासत सूची में शामिल किया गया था। मिसरौली किस जिले में स्थित है। मिसरौली झालावाड़ जिले में स्थित है। राजस्थान का फैक्ट है, हाँ ये चर्चा में रहा हाल ही में, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमैनॉइड जो रोबोट की बात की थी अपन, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, एलन मस्क जो टेस्ला के सीईओ है, दुनिया के सबसे अमीर है भाई एलन मस्क, थोड़ा ध्यान रख लेना। एक रोबोट लॉन्च किया गया इनके द्वारा, उसका नाम दिया गया है रोबोट का ऑप्टिमस। ठीक है, ऑप्टिमस नाम दिया गया रोबोट का। प्रोटोटाइप ह्यूमैनॉइड रोबोट, इसका नाम दिया गया है ऑप्टिमस। एलन मस्क द्वारा लॉन्च किया गया है, टेस्ला के सीईओ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हरकेली नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। हरकेली नाटक जो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, हर का मतलब मैं बताया था आपको जो राजस्थान हिस्ट्री क्लास में, हर का मतलब शिव है भाई। ठीक है, शिव पर आधारित जो नाटक था। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन था, रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, रावी नदी का जो उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के पास से होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से नदी गुजरती है। जो रावी नदी हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है, रोहतांग दर्रे के पास से चंबा घाटी से गुजरती है हिमाचल प्रदेश पर। इस जो हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर चंबा बांध है। ठीक है, चमेरा बांध, सॉरी चंबा नहीं है, चंबा घाटी से गुजरती है, चमेरा बांध है हिमाचल प्रदेश पर। ठीक है, पंजाब में इस पर थीम परियोजना भी स्थित है। जो रावी नदी पर पंजाब में थीम परियोजना स्थित है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। चमेरा बांध जो हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर स्थित है, जो रावी नदी पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं उनकी बात करता हूँ। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, काकरा पार परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नानसेन जो रिफ्यूजी अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? ठीक है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 में जो राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के किस गांव को सम्मानित किया गया है? ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के किस गांव को सम्मानित किया गया है? ठीक है। ये 5 क्वेश्चन थे, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।